रणवीर सिंह स्वागत करता हुआ फिर से आप सभी का अग्निपथ सीरीज के एक और नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, ये साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, जो भी आगामी एग्जाम है, रेलवे, यूपीपी या एसएससी जीडी, जो भी एग्जाम्स जिसमें और सभी जिसमें जीएस पोर्शन होता है उसमें साइंस तो पूछी जाती है ना। जिस जीएस पोर्शन में साइंस पूछी जाती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें साइंस का अपना अलग ही रोल है, जैसे इसमें है ना, पूरा 30% का इसमें जो है साइंस हम देखने को और देख रहे हैं। और बाकी रेलवे या अन्य एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आमतौर पे 25% का अपना खुद का साइंस होता है। तो इसमें 15 क्वेश्चन जो है 50 में से साइंस है। तो और सीरीज चलाई जा रही थी, उसका ये नेक्स्ट वीडियो है ना। और देखते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा और हाई लेवल का भी नहीं है और बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम्स में वही रखे जा रहे हैं, है ना। इसके साथ अन्य तथ्यों की भी चर्चा हम लोग करते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को कौन जमा करता है, ऑब्जॉर्ब करता है। तो जैसा कि हम लोग लास्ट सेशन में देखे थे कि भोजन का संपूर्ण पाचन या सर्वाधिक पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है ना, छोटी आंत में होती है। छोटी आंत के भी अगर थोड़ा सा अंदर जाएं तो डेडुनम वाले पार्ट में होते हैं। छोटी आंत के तीन पार्ट होता है, डेडुनम, जेजुनम एंड इलियम, है ना। तो डेडुनम वाले पार्ट में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन चूंकि ये पाचन से पूछेगा तो मुंह से जो है भोजन का पाचन शुरू हो जाता है और मुंह में कार्बोहाइड्रेट, मीठी चीजें कार्बोहाइड्रेट होती है सारी की सारी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट 30% पाचन हो जाता है, तो बचा हुआ जो है वो डेडुनम यानी कि छोटी आंत में कंप्लीट 70% वहाँ पाचन होता है, 10% अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, 90% वो पाचन होता है डेडुनम में। तो 70, 90 और पूरा वसा का 100%, टोटल छोटी आंत में इतने है, यानी 300%। अगर हम 300 में से देखें तो 240 जो है पाचन होता है, सॉरी 260 जो पाचन होता है वो छोटी आंत में ही होता है। तो इसलिए संपूर्ण पाचन या हम कहें तो ज़्यादातर भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है और ऑब्जर्प्शन भी उसी में होता है। लेकिन थोड़ा सा जो अलग क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे ले आया हूँ कि कहाँ से आपको गलती नहीं करनी है। तो आप, मैं अगर इसको थोड़ा सा मैं चाहता तो इसको छोटी आंत बड़ी आंत दे देता, तो बहुत तेज़ी से आप लोग पिछला सेशन देखने के अनुसार या जो आपको पता हो उस हिसाब से लगा देते। तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है। अमाशय में हम जानते हैं रेनिन, यानी कि हम कहते तो दूध का पाचन होता है रेनिन की वजह से, अमाशय में जो प्रोटीन का ही पार्ट होता है, तो हमें मतलब नहीं है। अग्नाशय पेनक्रियाज भी इसमें आंसर नहीं है, पेनक्रेटिक जूस ये सिक्रीशन करती है। अच्छा 3 तो गलत हो गए, तो आंसर तो हमारा यकृत हो गया है, लीवर, ठीक है। और लीवर से कई बार मैं पिछली वीडियो में भी हम लोग चर्चा कर लिया, तो सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा ग्रंथि मिक्स ग्लैंड्स है ना। मिक्स ग्लैंड्स मतलब जो ग्रंथियां होती हैं वो कुछ ना कुछ सिक्रीशन करेंगे, और 3 चीज़ों का सिक्रीशन होता है। क्या क्या चीज़ है, देखिए, एक तो हार्मोन्स होता है, जूस, एंजाइम, इन तीनों चीज़ों का सिक्रीशन होता है। तो ये जो है यकृत और पेनक्रियाज, ये दोनों मिल करके तीनों चीज़ों का सिक्रीशन करते हैं। कैसे, कब, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल यकृत जो है कार्बोहाइड्रेट को ऑब्जॉर्ब करता है। चूँकि कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऑब्जॉर्ब होता है, यानी कि स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट तो ग्लाइकोजन के रूप में, फिर प्रोटीन, मैंने कहा था 3 ही चीज़ों का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का। तो इनका जो शरीर में जो स्टोरेज होता है या सेल्स हमारी कोशिकाएं जिस फॉर्म में इस्तेमाल करती हैं, तो प्रोटीन के रूप में नहीं, ये बड़ा साइज हो जाएगा। इसको जो स्टोर किया जाएगा बॉडी के अंदर एमिनो एसिड के रूप में। ध्यान से समझिए, प्रोटीन किसमें, ये क्वेश्चन बनेंगे सब, एमिनो एसिड, ठीक है। एमिनो एसिड है ना, अमीनो अम्ल भी हम कह सकते हैं। इस फॉर्म में क्या होता है, प्रोटीन शरीर में एब्जॉर्ब होता है या स्टोर रहता है। और वसा ग्लिसरीन, ग्लिसरीन आप समझ रहे हैं, ऐसा ग्रीस टाइप का ग्लिसरीन याद रखेंगे। ग्लाइकोजन, चूंकि कार्बोहाइड्रेट मीठी चीज़ें हैं, जो भी मीठी चीज़ें आप खाते हैं सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। सर्वोत्तम में हम देखें तो मक्के में जो है ठीक ठाक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, गेहूं में, जो भी मीठी चीज़ें हैं। हालांकि फिर हम चीनी, सुक्रोज, ये सब चीज़ें भी देखते हैं। तो वो आमतौर पे क्या, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, अंततः ग्लाइकोजन बनता है, ठीक है। प्रोटीन भी, अब पेप्टोन्स,
फिर बदलता जाता है, तो ऐसे करके। तो फिलहाल अंततः ग्लाइकोजन में और अंततः एमिनो एसिड में और लास्टली किसमें, ग्लिसरीन में, ठीक है, ग्लिसरीन के रूप में बॉडी के अंदर जमा होते हैं भोजन के पार्ट, ठीक है। तो ग्लाइकोजन किस में ऑब्जॉर्ब होता है, यकृत के रूप में, यकृत में, ठीक है। यकृत को हम क्या, सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है ना, और सबसे छोटी पिनियल ग्रंथि, जिसमें से नींद जागरण हार्मोन्स भी स्रावित होता है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले शॉर्ट वीडियो में कर लिया था, आप जाकर देख लीजिएगा। और जो कलर डिसाइड करता है उसका भी सिक्रेशन पिनियल ही करती है। तो ग्रंथि और अंग में ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा अंग त्वचा है, बाहरी सेल्स, और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो पित्त जो है, जो बाइल्स होती है, वो कई बार जो है, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कोई विकल्प नहीं है जो बहुत ज़्यादा आपको गलत कराएं, लेकिन अग्नाशय एक विकल्प है जो थोड़ा सा आपको डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकता है, तो उसमें डाइवर्ट नहीं होना है, आप आसानी से यकृत आंसर कर लीजिए। अमाशय हमारा पेट, उदर, स्टमक, जो भी कह लीजिए। ग्रहणी वही आंतों की बात हो रही है, ठीक है। तो इन सब की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। पित्त का सिक्रेशन कौन करता है, यकृत, और यकृत को ही क्या कहते हैं हम लोग, शरीर का कारखाना, रासायनिक कारखाना, समझ रहे हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होती है। पावर हाउस को याद करने का तरीका क्या है, माइट्रो ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान है, माइट्रो है ना, तो माइक्रो माइट्रो ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक सामान है, तो माइक्रो और माइट्रो, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा, पावर हाउस, ठीक है। और फिर जो तीली या प्लीहा होता है बॉडी के अंदर, तो वो कब्रगाह भी कहते हैं उसे, और स्टोरेज, या हम कहें तो उसका जो है एक तो कब्रगाह कहते हैं, भंडार ग्रह कुछ कहा जाता है। अभी थोड़ा शायद इसमें आंसर मिले, है ना, अभी देखते हैं क्या कहते हैं उसको। चलिए अच्छा, हम देखते हैं पहले, मनुष्य के शरीर में दिल एक बार धड़कने में कितना समय लेता है। सामान्यतः मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो एक बार धड़कने में कितना समय लेगा, आंसर भी सेकेंड में है ना। जिसको पता होगा कि 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, मतलब 60 सेकेंड में, है ना, इधर सेकेंड है, मैथ्स में सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार है ना। तो अगर मुझे एक बार में कन्वर्ट करना हो, है ना, कितने, तो 72 क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। और हम इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना सेकंड आ जाएगा, तो लगभग देखिए, और 12, हाँ ठीक है, 8 में ही आ रहा है, 8.83 के आसपास आएगा। इसको सॉल्व करिएगा। हम लोगों ने क्या कर लिया, उसको भाग कर लिया, जिसके सापेक्ष निकालना हो उसी से हम भाग कर लेते हैं। किसके सापेक्ष निकालना था, आंसर हमें समय में लाना था, लेकिन किसके सापेक्ष, कितनी बार, यानी कि टाइम्स, कितनी बार, है ना, तो उससे हम लोग बटा कर लिए हैं। और इस विकल्प को देख के भी आप आसानी से आंसर कर सकते हैं कि यार 1 सेकंड से तो कम ही लगेगा ना, एक, चूंकि 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, तो 12 बार तो एक्स्ट्रा धड़काना, तो सामान्य से ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो दिल है, हृदय, जो हमारा हृदय होता है वो धड़कता है, तो आमतौर पे लब और डब की आवाज़ में उसका आवाज़ आता है, लब और डब, ठीक है, लब डब करता है आवाज़। मनुष्य की सामान्य स्पंदन कितनी बीट प्रति सेकंड होती है, तो ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बढ़िया है, बीट में है ना, कितने बीट प्रति सेकंड है। और कई बार बीट की चर्चा हम लोग करते हैं, और कंप्यूटर वाले में बीट बाइट, है ना, उसमें फिर हम निबल से भी शुरू करते हैं, निबल, बीट, बाइट, ठीक है, निबल की भी चर्चा होती है। फिर क्या बन जाता है, MB GB, तो ये सब चीज़ें KB MB GB बनती जाती हैं 1024 का बाद में। क्या 80-90 नहीं है इसमें, और 2 तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 70 से 80 बीट प्रति सेकंड जो है मनुष्य का सामान्य स्पंदन होता है 1 सेकंड में। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बीट प्रति सेकंड में, तो इसको ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग चर्चा करनी भी नहीं है।
सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो सामान्यतः भारत में तो अब धीरे धीरे 60 साल से भी कम जीवन काल या जीवन प्रत्याशा आंका जा रहा है, लगभग 58। तो मान लेते हैं अभी 60 साल, फिर भी उतने समय में जो मनुष्य का हृदय है वो लगभग कितनी बार धड़केगा। तो हालांकि काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कम ज़्यादा भी होता है, सोते समय कम धड़कता है ना। और सामान्यतः 72 बार, जब रनिंग वगैरह करते हैं, कुछ ऐसा अचानक से डर गए है ना कुछ देख करके, तो उसकी वजह से घबरा गए, इन सब चीज़ों में भी 80 प्लस हो जाता है हार्ट बीट। ठीक है, तो लगभग 2 अरब बार पूरे जीवन काल में औसतन मनुष्य का दिल धड़कता है। ठीक है, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बात नहीं करनी थी हम लोगों को। दिल से, हृदय से क्वेश्चन कई बार बनता है कि मानव का हृदय जो होता है कितना कोष्ठी है। तो आमतौर पे 4 कोष्ठी होता है ना। कुछ इस प्रकार का जो हम बनाते हैं, बहुत बेहतरीन तो नहीं बन पाएगा। हाई स्कूल वाले टाइम पे ये पूरे सिलेबस में ही है। ठीक है, कुछ इस टाइप का। तो ये जो है कार्ड बनाया गया है, तो इसमें जो है ये वाला ऊपर वाला हिस्सा नीले होते, अलिंद होते हैं, और नीचे वाले नीले होते हैं। ठीक है ना। तो 4 कोष्ठी होता है। कई बार क्वेश्चन बनता है कौन सा 2 कोष्ठी, कौन सा 4 कोष्ठी। 4 कोष्ठी मतलब 4 चेंबर हैं, ऊपर वाले अलिंद हैं, है ना। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, और नीचे वाले नीले। तो आसान तरीका ये है कि नीचे का नीले, नीचे न से नीले, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ऊपर और अभी ऊपर आता है ना, तो अलिंद। अब दाया बाया इस तरीके से हम देखते हैं। मैथ्स में हम मैपिंग में लेफ्ट राइट जिसे हम आकार में होते हैं, रीजनिंग में हम देख लेते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में, बायोलॉजी में हम इस तरीके से होके देखते हैं, दाया बाया। समझ रहे ना, नहीं तो समस्या हो जाएगी। जैसे हम इधर सामान्यतः कहेंगे कि हमारा क्या है, राइट हैंड है, लेकिन बायोलॉजी में क्या हो जाएगा, ये वाला लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो जितने भी स्तनधारी हैं और वो स्थली हैं, उनके सभी के सामान्यतः सभी के 4 कोष्ठी हृदय होता है, नीले अलिंद 2-2। ठीक है, लेकिन जो जली होते हैं 3 चीजें हैं। एक तो होता है थलचर, एक होता है जलचर, और बीच की एक कड़ी होती है जिसे हम उभय कहते हैं, है ना, उभयचर। तो देखिए थलचर वाले 4 कोष्ठी होते हैं, समझ रहे ना। जलचर 2 कोष्ठी, सामान्यतः मैं बात कर रहा हूँ, मछली का पूछता है ज्यादातर, तो 2 कोष्ठी। ठीक है, लेकिन मेंढक हो जाए, जो उभयचर हैं, तो इनका बीच का, है ना। समझ रहे हैं, कितना आसान तरीका है ना इसको याद करने का। अगर इसी को बहुत लोड लेके देखते रहेंगे तो समस्या हो जाएगी। तो उभयचर जितने सामान्यतः आपसे पूछेगा तो 3, जलचर 2 कोष्ठी और थलचर 4 कोष्ठी हृदय वाले जीव या प्राणी होते हैं। समझ रहे हैं। इन सब के चक्कर में हमारा क्वेश्चन हम लोगों का रह जाएगा, मानव का जो रुधिर का पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो ये तो आसान है, इसमें देखिए ये अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि देखिए पीएच मान जो होता है 7, 0 से लेकर के ऐसे 7 फिर 14। तो देखिए 7 जो है ये वाला उदासीन, तो हमारा जल हो जाएगा उदासीन। उदासीन मतलब किसी भी प्रकार का लक्षण नहीं दिखाना, है ना। और 7 से जितना कम आते जाएंगे वो अम्लीय होता जाएगा, तो 7 से कम अम्ल। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। और 7 से प्लस वो सब क्षार। तो हमारा जो हमारा जो ब्लड होता है वो क्षारीय होता है, तो इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है पीएच स्केल। समझ रहे हैं, ब्लड का क्वेश्चन बनता है कई बार। और ब्लड सामान्यतः कितना पाया जाता है बॉडी के अंदर, तो 5 से 6 लीटर पुरुषों में और 4 से 5 लीटर महिलाओं में, है ना, क्योंकि बाहर महिलाओं का कम होता है। तो ये औसतन, समझ रहे ना, औसतन है। ब्लड में 3 ही चीज़ें होती हैं, WBC, RBC
और प्लेटलेट्स, ठीक है, और सभी के सभी बोन मेरो में बनती हैं। तो चलिए इनकी चर्चा हम लोग कोशिश कर रहे हैं मिनिमम डाइवर्ट होते हुए और फैक्चुअल चीज़ें महत्वपूर्ण जो आपके एग्ज़ाम में बन सके वो देखें, है ना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट जो है उसको लाया गया है, क्योंकि समय नहीं है ना। और बाकी हम लोग डिटेल्स में क्लास लेते रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, रुधिर बैंक किसे कहते हैं? हाँ, इसी की बात मैं कर रहा था, प्लीहा तीली, ठीक है, सॉरी तीली भी होता है ना, बार बार क्या लिख रहा हूँ यार मैं। तो प्लीहा को तीली भी कहते हैं और इसे रुधिर बैंक कहते हैं और इसी को कब्रगाह भी कहते हैं, कोशिका का कब्रिस्तान या कब्रगाह, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है, कब्रिस्तान भी और रुधिर बैंक भी कौन सा है? तीली या प्लीहा ही है, ठीक है। फेफड़ा O2CO2 का लंग्स मतलब प्रदान करता है, O2CO2 कन्वर्जन करता है, ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन युक्त तो ब्लड होगा वो शुद्ध होता है, जिसमें CO2 हो वो अशुद्ध होता है, ठीक है। और फेफड़े में ही फेफड़े को संक्रमित किया था कौन? अभी कोरोना, है ना, कोविड ने। ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोविड ने किस अंगों को प्रभावित किया था? तो फेफड़े को, ठीक है। कोरोना वायरस फेफड़े को प्रभावित किया था। क्योंकि देखिए वायरस जो होता है वो होस्ट सेल ढूंढता है, होस्ट सेल मतलब कोई भी एक वाहक कोशिका, क्योंकि वायरस अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वो परपोषी है, वो दूसरे पर ही डिपेंड करता है, उसे जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी माना जाता है, समझ रहे ना। तो वो किसी न किसी पे जाके आधारित होगा, अटैक करेगा, उसी से भोजन लेगा और उसको बर्बाद करता रहेगा। तो कोविड ने फेफड़े को प्रभावित किया है। हृदय, यकृत, इन सब की चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, सेल्स से बात आ रही है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? कई बार ये क्वेश्चन बनता है। मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका है ना, न्यूरॉन जिसे कहते हैं। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका है मस्तिष्क की, है ना, इसीलिए बहुत तेजी से कोई भी सूचना, मैसेज, है ना, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है दिमाग। तो न्यूरॉन, और मस्तिष्क को जो का अध्ययन या डॉक्टर्स होते हैं उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना। तो न्यूरॉन होता है। बाकी किडनी का कई बार पूछ लेता है, किडनी का और नेफ्रॉन होता है कोशिका, और वो नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, समझ रहे हैं। तो किडनी का ध्यान रखेंगे। न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो क्या होती है? कोशिका शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी, है ना, और कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। तो कोशिका बहुत महत्वपूर्ण है, संरचना भी वही करती है और कार्य भी संपादन उसी का होता है, भोजन को ऑब्जर्प्शन वही करती है ना। सेल्स मरती भी हैं कुछ समय, कुछ घंटे, कुछ दिनों में, उनका अपना एक ड्यूरेशन होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है ना। या हम कहें तो हीमोग्लोबिन में किसकी मात्रा होती है? चूंकि हीमोग्लोबिन की वजह से क्या है, रक्त लाल रहता है, हमारा आरबीसी उसका रंग लाल रहता है। तो उसमें जो है फेरस, लोहा, फेरस पाया जाता है, समझ रहे हैं ना। Fe, फेरस लिखेंगे तो एटम हो गया, अगर Fe2 कर दिया मैं तो एक अणु बन गया, है ना, धातु बन गया, क्लियर। तो लोहा पाया जाता है। बाकी सोडियम को Na कहते हैं। सोडियम से क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बनता है कि सामान्य ताप पर किसको चाकू से, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को ही, समझ रहे हैं। सोडियम को चाकू से सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। जिंक से भी क्वेश्चन बन जाता है, इसका जो है 30 नंबर पे आता है, ये इसका एटॉमिक नंबर 30 है। और जिंक जो है, जिंक की कमी से धान में मोजैक तो तंबाकू में पाया गया था, फिलहाल जिंक की कमी से खैरा रोग आ जाता है धान में, है ना। कैल्शियम सभी स्टोन में
पत्थर्स में कैल्शियम होता है, खड़िया इत्यादि में, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है। सर्वाधिक हड्डी दांत जो भी होते हैं, तो कैल्शियम की मात्रा कैल्शियम प्लस बोरान प्लस और क्या पाया जाएगा, बोरान होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुख्यतः कैल्शियम और बोरान होता है और एक दो चीज़ें जो नॉर्मली पाई जाती हैं कैल्शियम हड्डियों में। तो कैल्शियम हड्डी में पाया जाने वाला, इसको थोड़ा सा चलिए ठीक है छोड़िए। लोहे से क्वेश्चन और क्या बन सकता है, और ये बन जाएगा कि जो जंग होता है उसका फार्मूला क्या है, कई बार पूछता है। तो फेरस में ऑक्साइड अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन, तो फेरस ऑक्साइड बन जाता है, वो जंग होता है, ठीक है। और यही क्या करता है, लाल रंग बनाता है। लाल से अगर हम बात करें तो जो हमारा मंगल ग्रह है, जो लाल ग्रह भी कहते हैं, युद्ध का देवता या मार्स का देवता, युद्ध का देवता भी कहते हैं, कौन, मंगल ग्रह मार्स, वो भी इसी की वजह से Fe2 होता है, इसी की वजह से लाल पाया जाता है। हमारे साउथ इंडिया के जो ज़मीन होती है वो भी इन्हीं की वजह से लाल पाई जाती है, ठीक है। तो ग्रहों की बात आई है तो रूप की देवी, पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन, ये सब किसे कहते हैं, शुक्र को। सबसे गर्म ग्रह भी वही है, ठीक है। पीली ग्रह भी उसे कहते हैं। बहुत जीडी में क्वेश्चन ये बना था ग्रहों से। और सबसे नज़दीक ग्रह बुध होता है। जैसे मान लीजिए सूर्य है ना, सूर्य से हाइड्रोजन हीलियम चूंकि होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, इनसे एनर्जी मिलती है नाभिकीय संलयन से। कई बार क्वेश्चन ये भी बन जाता है। तो देखिए बुध सबसे नज़दीक होता है, फिर आता है शुक्र का नंबर, है ना, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, है ना, फिर जुपिटर मतलब बृहस्पति के बाद शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। इस प्रकार का सीरीज है। उसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल सबसे नज़दीक बुध है और उसके बाद शुक्र है। नाम वाम तो लिखा नहीं हूँ, ऐसे आप सोच रहे हो पता नहीं क्या, तो चलिए छोड़िए, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं। इसमें देखते हैं इसके किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। प्रोटीन होती है। तो कौन सी ऐसी प्रोटीन है और जो बॉडी के अंदर होती है जिसकी वजह से ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होता है, मतलब रक्त जमता नहीं, थक्का नहीं बनता है। तो प्लाज्मा हीमोग्लोबिन की वजह से तो रंग लाल रहता है, और यह क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, ब्लड के अंदर। तो हेपेरिन नामक का प्रोटीन पाया जाता है जो जिसकी वजह से बॉडी के अंदर रक्त या ब्लड जमता नहीं है, क्लॉटिंग नहीं होता है। और रक्त खून जैसे कट जाने के बाद नहीं जमना, ये किस विटामिन में अगर हम चर्चा कर लें तो किस विटामिन की वजह से रक्त का थक्का नहीं जमता है, अगर कमी हो गई तो, है ना। तो देखिए जो विटामिन के है उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है ना, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो रक्त स्राव चलता है, आप ये भी लिख सकते हैं पूरा अगर लिखना चाहें तो विटामिन में अगर हम बात करें तो विटामिन ए, है ना, इससे रेटिना प्रभावित होती है, यानी कि क्या हो जाता है, रतौंधी। इसका हम लोग रासायनिक नाम, जैसे इसको रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम होता है। बी कॉम्प्लेक्स के रूप में पाई जाने वाली विटामिन है B1, B2, B3, B6, B12, है ना, इसका जो है। तो फिलहाल बेरी है ना, थायमिन। तो अगर B2 अगर रहेगा, B1, B2, इसका रासायनिक नाम, इसका रेटिना, इसका थायमिन, और इसका क्या कहेंगे, राइबोफ्लोविन। फिर B3 अगर हम कॉम्प्लेक्स में भी देखते चलें, B3 क्या हो जाएगा, पायरोडॉक्सिन, ठीक है, पैनेथोनिक एसिड, और फिर B6, ये नाम है। बाकी सामान्य याद रखिए बेरी। और जो रोग होते हैं बी में, वो सामान्यतः ब्लड स्किन से संबंधित रोग होते हैं, ठीक है। इससे रतौंधी हो जाता है। रोग लिखते चलिए आप। गाजर में सर्वाधिक पाया जाता है। B12 साइटोक्लोबुमिन होता है इसका रासायनिक नाम, है ना। तो सबका रासायनिक नाम ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में याद करा दूंगा। फिलहाल अब हल्के फुल्के नज़रों में देख लेते हैं सारे विटामिन को, ठीक है। B2
B12 तक हो गया। बी को आप बस इतना याद रखिए, अभी अभी के लिए आप इतना याद रखिए। सी में सामान्यतः क्या हो जाएगा, स्कर्वी। सी की कमी से इस, ये कौन सा स्कर्वी है, सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। और ये विटामिन सी जो होती है एकमात्र विटामिन जो अम्ल के रूप में, एसिड के रूप में पाई जाती है, ठीक है, अम्ल। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। स्कर्वी से एस्कॉर्बिक एसिड आसान है। सभी खट्टे फलों में पाया जाता है, सर्वाधिक आंवले में पाया जाता है। सभी खट्टे फलों में विटामिन सी पाई जाती है। और विटामिन, ऐसी कोई विटामिन जो आमतौर पे एंटीबायोटिक के रूप में काम करे, है ना, एक तरीके से कह सकते हैं, तो विटामिन सी ही है, समझ रहे ना। और सी के बाद डी आ जाता है, इससे रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है ना। और ये जो होता है, चूंकि ये कैल्शियम हड्डियों से संबंधित रोग है, तो इसको कैल्सीफेरॉल, इसका जो है रासायनिक नाम हो जाता है, वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल हो जाता है। आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा, फिलहाल मैं करा ही रहा हूँ। ABCD फिर ई हो जाता है। तो ई जो होता है, इससे कई बार जो है बांझपन हम देखते हैं, है ना, दंपतियों में बांझपन या जनन क्षमता में कमी हो जाती है, किससे, विटामिन ई की कमी से। तो इसमें बच्चे का या प्रजनन क्षमता जो है कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आती है, तो विटामिन ई की कमी से, समझ रहे हैं, बांझपन आ जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, मान लीजिए अगर किसी के बच्चे नहीं होंगे तो वो गोद लेगा, गोद लेने का मतलब टेक करेगा, अंग्रेजी में कहते हो, तो इससे इसका याद हो जाता है टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल, ठीक है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको याद करा दूंगा चीज़ें, ठीक है। बस आपको ध्यानपूर्वक बस देखना है, शांति से 1 से 2 बार देख लेंगे, बहुत अच्छी बात है। और अंततः हम लोग के की चर्चा कर लिए थे। तो विटामिन के क्या करता है, ये रक्त का थक्का इसमें नहीं जमता है, ठीक है। और बॉडी के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है, किसकी उपस्थिति के कारण, तो हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण। अच्छा, इसका भी रासायनिक नाम अगर याद करें तो क्या हो जाएगा, नेप्टोक्लोबामिन, ठीक है, के का। तो हालांकि हम लोग ब्रीफ में सभी विटामिन को सामान्यतः देख भी लिए हैं, और बाकी जो है कभी स्पेशल इसका वीडियो देखेंगे, हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज के लिए आखिरी ही रखते हैं। कह रहा है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी बनती है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, और अग्निवीर या अग्निपथ सीरीज तो चल ही रही है, समझ रहे ना। तो देखिए, मोनोसाइट्स कोशिका होती है पहली फेज की, तो ये हमें नहीं है, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, तो इसमें जो गलत वाले हैं उनको छोड़ ही देते हैं। हमारा करेक्ट आंसर होता है लिम्फोसाइट्स, है ना। ये WBC का हिस्सा होता है, चूंकि WBC को हम क्या कहते हैं, WBC को मानव शरीर का सैनिक कहते हैं, समझ रहे हैं। और उसका जो सैनिक का जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार होता है वो लिम्फोसाइट्स है ना। यही क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है। जब आप कोई भी वैक्सीन लेते हैं, इंजेक्शंस वगैरह, अभी कोविड का वैक्सीन आप लिए थे, तो इसी में परिवर्तन होता है, यही एंटीबॉडी बनाती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कभी इस पर हम लोग चर्चा जरूर करेंगे खुल के बेहतरीन तरीके से, कि एक्चुअली हम वैक्सीन कैसे बनाते हैं, या मतलब हम तो नहीं बनाते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक्स हैं, मनुष्य कैसे वैक्सीन बनाता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। और बॉडी के अंदर इसका अपना क्या रिएक्ट होता है। हम इंजेक्शंस या पिकल्स मतलब गोलियां लेते हैं, टैबलेट्स, वो बॉडी के अंदर किस प्रकार से काम करता है, उसका क्या रोल होता है, इंजेक्शंस का क्या रोल होता है, ये सब बड़े बेहतरीन टॉपिक है। फिलहाल एंटीबॉडी बनाने का काम प्लाज्मा में WBC का ही हिस्सा है, लिम्फोसाइट्स, ये करता है। और इसी का ही एक भाग होता है T4 लिम्फोसाइट्स, जिसको HIV नष्ट कर देता है ना। HIV ह्यूमन एफिशिएंसी वायरस, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है, समझ रहे हैं। इसकी चर्चा आप लोग सुने होंगे। तो T4 लिम्फोसाइट्स को ही ये नष्ट कर देता है, और अन्य किसी भी बीमारी से फिर बॉडी जो है रिकवर नहीं कर पाती है, क्योंकि एंटीबॉडी बनता नहीं, क्योंकि यही नष्ट हो जाती है ना। एंटीबॉडी बनता नहीं है HIV के संक्रमण की वजह से।
तो अंततः कोई भी बीमारी, खांसी जुकाम बुखार हो गया तो अब बुखार से ही पीड़ित रहेंगे और लगातार चलता रहेगा, और अंततः एक तरीके से व्यक्ति जो है, इसका भी कोई दवा बना नहीं है ना। बाकी परिणाम तक क्या ही बात करूँ, आप खुद ही समझ लीजिए क्या हो जाता है। और WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ये 3 पार्ट होते हैं ब्लड के आमतौर पे, ठीक है। बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है, ठीक है। उसमें भी अस्थि मज्जा 2 प्रकार की होती है, सफ़ेद और येलो, हल्की येलो करके, है ना। तो उसमें इसका येलो वाले में होता है, वाइट वाले में RBC रेड ब्लड सेल्स का होता है, ठीक है, निर्माण, है ना। तो बस ठीक है, इतना आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।